हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षा की क्लास। आज इस क्लास में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, जो कि क्लास 8 साइंस का है। नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। पार्ट 1 में हमने देखा था कि सेल क्या होता है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी और किस हिसाब से सेल्स होते हैं बॉडी में, लाइक नंबर इनके क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, शेप ऑफ सेल क्या होता है, साइज ऑफ सेल्स क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने देखा था। ठीक है, ये देखिए कुछ शेप्स हमने डिस्कस किए थे। अब हमें इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है फ्रॉम द टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल स्ट्रक्चर मीन्स सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हार्ट, किडनी, लिवर। Skin is the largest organ of our body. You have studied in class 7 about the digestive organs which together constitute the digestive system. जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सिस्टम से क्या मतलब है? सिस्टम मतलब ये है कि ऑर्गन्स का सेट है, ऑर्गन्स का ग्रुप है और उन ऑर्गन्स का काम डाइजेशन में ही उनका रोल है। उन ऑर्गन्स का काम डाइजेशन में हेल्प करने का है। तो वो सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, एक सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो मिल करके काम करते हैं और इसलिए एक पूरा एक सिस्टम अलग कर दिया गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ईच ऑर्गन इन दिस सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये तीनों स्टेप्स हैं, प्रोसेसेस हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। इसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स में भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि उसमें रूट्स का काम अलग होता है, लीफ का काम अलग होता है। रूट्स का क्या काम होता है प्लांट्स में कि वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। लीव्स का क्या काम होता है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वो पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं, है ना। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स का रोल हो गया प्लांट्स के केस में भी। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। तो हमने जैसे पार्ट 1 में भी बात की थी कि बहुत सारे सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यूज। और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की जा रही है कि ऑर्गन किन से मिलकर के बना होता है। ऑर्गन के स्मॉलर पार्ट्स क्या होते हैं, ऑर्गन के स्मॉलर पार्ट्स होते हैं टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म दी ऑर्गन। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। वही, अब टिश्यू किसके बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो टिश्यूज बनाते हैं। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के पार्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इनके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट अगर देखा जाए सेल का तो वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन यानी जो आउटर बाउंड्री होती है, जो झिल्ली होती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर लाइनिंग हो गई, उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम द अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो अब बहुत सारे सेल हैं, सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, पार्टीशन की तरह भी काम करती है, क्योंकि वो बाउंड्री है और उस बाउंड्री के बाहर दूसरा सेल होगा तो वो बाउंड्री की तरह, पार्टीशन की तरह काम करती है। बट ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये पोरस होती है। पोरस मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का जो आना जाना है इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर बाहर वो हो सकता है। पोरस मीन्स एज समथिंग विच हैज़ पोर्स। छन्नी की तरह आप देखिए, जैसे छन्नी होती है ना, उसमें क्या होता है कि हम जब कोई भी चीज़ छानते हैं तो वो दूसरे साइड से फिल्टर होके निकल जाती है। इसी तरीके से आप समझें इसको कि कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर या बाहर आ जा सकता है।
तो ये अनियन पील वाली एक्टिविटी जो हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस की थी कि अनियन पील यानी जो अनियन के छिलके की बहुत थिन लेयर लेनी है और माइक्रोस्कोप के अंडर उसको रखना है, तो आप उसमें सेल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो उसी को आगे एलैबोरेट किया गया है। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन। जो बाउंड्री है, जो बाहर लाइन जैसी दिख रही है, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। जैसे इन दिस फिगर ये क्या है, जो लाइंस दिख रही हैं ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ओके, और इनके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। जो राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये क्या है? न्यूक्लियस है। देखिए हर एक सेल का एक न्यूक्लियस होगा, हर एक सेल का एक न्यूक्लियस है। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। लाइक इन दिस केस यहाँ पे ये जो पूरा अब यहाँ पे जेली लाइक स्ट्रक्चर फिल होगा, तो ये क्या है? पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। हर जगह ये साइटोप्लाज्म हर एक सेल में पाया जाता है। You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell. सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? वो सेल को शेप प्रोवाइड करती है। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall. प्लांट सेल में प्लांट्स के जितने भी सेल्स होते हैं, जैसे आप इस अनियन पील की बात करें तो ये प्लांट बेस्ड है ना, तो इसमें क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको दिखेगी, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और आउटर लाइनिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। ये सेल वॉल क्यों होती है प्लांट सेल में? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एटसेट्रा। एक्चुअली प्लांट में मूवमेंट नहीं होती, प्लांट एक जगह ही खड़ा रहता है, तो उसको बहुत सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस को बेयर करना पड़ता है। अब अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है, तो अब प्लांट तो नहीं कर सकता कि वो वहाँ से चला जाए, तो उसको वो सारी कंडीशन झेलनी पड़ती है। इस वजह से इनके सेल्स में एक एक्स्ट्रा टफनेस, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए सेल वॉल होती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को। नाउ इन एक्टिविटी 8.4 टेक अ क्लीन टूथपिक और अ मैचस्टिक विद द टिप ब्रोकन। ठीक है, टूथपिक लेना है और अपने चीक यानी अपने गालों को थोड़ा सा स्क्रैप करना है विदाउट हर्टिंग इट। ऐसा नहीं करना है कि चोट लग जाए। एंड आई वुड से कि आप ये एक्टिविटी परफॉर्म ना ही करें, बिकॉज एनीवेज यू आर नॉट हैविंग दी माइक्रोस्कोप एट योर होम्स। आप टीचर के प्रेजेंस में, अगर आप, आई डोंट नो आपके स्कूल्स में होता है या नहीं होता है, बट अगर आपके टीचर आपको डेमोन्स्ट्रेट करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चीक को थोड़ा सा स्क्रैप करना है और लेयर निकालनी है। Add a drop of iodine and place a covered slip over it. Alternatively, add 1-2 drops of methylene blue solution. Observe it under the microscope. You may notice several cells in the scrapped material. अब बेसिकली आपको जो लेयर आपने चीक से ली है उसमें ये सारे केमिकल्स डाल करके आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, तो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसमें ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, क्या ये जो आउटर लाइन, उसके बाद ये न्यूक्लियस दिख रहा है, जो राउंड स्ट्रक्चर है एक सेल के अंदर, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लाइट ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस की जो बाहरी लेयर होती है, अब न्यूक्लियस भी तो एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक बाहरी लेयर सी बनी हुई है ना, ये जो लाइन दिख रही है, बाउंड्री दिख रही है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये तो सिंपल है, सेल के जो आउटर लाइनिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो आउटर लाइनिंग होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया कि सेल मेम्ब्रेन शेप प्रोवाइड करती है सेल को, और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेल की जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही इनक्लोज होते हैं। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ओके, जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। वेरियस अदर कॉम्पोनेंट्स और ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब वेरियस कॉम्पोनेंट्स जो, जैसे न्यूक्लियस हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब यहाँ पे मेंशन है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सारे जो अदर ऑर्गेनेलीज होते हैं ये सारे भी
साइटोप्लाज्म में ही अवेलेबल होते हैं। साइटोप्लाज्म इन सबको होल्ड करके रखता है। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स। ये सारे जो ऑर्गेनेलीज जिनके नेम्स मेंशन हैं, यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, बट माइटोकॉन्ड्रिया आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इसी तरीके से गोल्जी बॉडीज गोट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करते हैं ना, सेल में कोई भी चीज़ का आना जाना, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना, ये सारा काम गोल्जी बॉडीज देखते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम्स का ये फंक्शन हो गया, जो कि आप बहुत डिटेल में अपने आगे की क्लासेस में देखेंगे। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है, स्फेरिकल शेप का होता है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने अभी इमेज में देखा था, जो आउटर लाइनिंग होती है न्यूक्लियस की, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। This membrane is also porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and inside of the nucleus। तो जैसे सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है कि वो मटेरियल्स को आने देती है, या कोई भी सब्सटेंस सेल से बाहर भी जा सकता है, उसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है और ये मटेरियल्स को इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस और आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस अलाउ करती है। न्यूक्लियोलस भी एक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। In addition, nucleus contains thread-like structures called chromosomes। देखिए इतना छोटा सा, पहले बात तो सेल ही बहुत छोटा है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं अब। तो आप देख सकते हैं कि कितने हाई मैग्निफिकेशन के साथ आपको ये दिखते होंगे। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। These carry genes and help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offspring। So this is very important। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। These are thread-like structures and these carry genes एंड हेल्प इन दी इनहेरिटेंस। जो हम हेरिडिटी की बात करते हैं ना, कि मदर फादर से जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जाते हैं उनके बच्चों में, वो सारे कैरेक्टर्स कौन होल्ड करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो जीन्स कैरी करते हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ये जीन क्या होती है? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनहेरिटेंस की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं जीन। It controls the transfer of a hereditary characteristic from parent to offspring। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली जीन ही है वो जो कंट्रोल करता है ट्रांसफर ऑफ की कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से बच्चों में जाते हैं। इसको कौन देखता है, कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स के पास होते हैं उनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। देखिए यहाँ पे चीज़ ध्यान देने वाली क्या है, यू मे ऑल्सो हैव। ऐसा नहीं कि ऐसा ज़रूरी है कि आपके अंदर भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ ही जाएंगे, बट चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फादर के अंदर हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के अंदर है। तो ये कॉम्बिनेशन से होता है। अब इनका कॉम्बिनेशन बनता है और कॉम्बिनेशन के बाद कुछ चीज़ें आपको फादर की मिलती हैं, कुछ चीज़ें आपको मदर की मिलती हैं। तो इस तरीके से हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस। तो एक तो इनहेरिटेंस में भी रोल है न्यूक्लियस का, इसके अलावा न्यूक्लियस ऑल्सो एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल में होने वाली सभी एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करता है, एक तरीके से कंट्रोल सेंटर होता है, हेड होता है सेल का, वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। The entire content of the living cell is known as protoplasm। अब कंफ्यूज नहीं होना है, एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिला करके क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस
इनका जो पूरा एक, अगर हम इकट्ठा इसको नाम दें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जो भी पूरा स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर का, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म. Now Paheli wants to know if the structure of the nucleus is same in cells of plants, animals and bacteria. क्या प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया सभी में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता होगा? द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स हैं, मेनी सेल्स हैं, लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट, इनकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सभी चीज़ें लोकेटेड हैं सेल के अंदर. उसी जगह अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, बैक्टीरियाज के जो सेल होते हैं वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं. बैक्टीरियल सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होती है. न्यूक्लियस तो होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है. तो इस तरीके के सेल्स को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं. ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस इज विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक को अगर ब्रेक करके देखा जाए तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. तो बैक्टीरियल सेल्स कैसे सेल्स होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसी जगह दूसरे जो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अवेलेबल होती है. न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर एक बाउंड्री सी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो होती है. यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस. अब ये यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? ये सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. सिर्फ दो ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक है बैक्टीरिया और दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी. तो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़ करके सभी के पास जो सेल्स होते हैं वो, उनको हम किस नाम से जानते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं. While observing cells under the microscope, did you notice any blank looking structure? साइटोप्लाज्म में जहाँ न्यूक्लियस होता है और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वहाँ पे खाली स्ट्रक्चर भी दिखता है, वो ब्लैंक होता है. उसको हम कहते हैं वैक्यूल. इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन अनियन सेल. तो अनियन सेल जब देखा गया था माइक्रोस्कोप के अंदर तो वहाँ काफ़ी बड़ा वैक्यूल दिखता है. चीक सेल्स जब देखे थे माइक्रोस्कोप के अंदर तो वहाँ पे स्मॉलर वैक्यूल्स दिखते हैं. तो इससे क्या इन्फर करते हैं हम कि लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स. तो जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं उनमें लार्ज वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं और एनिमल सेल्स में वैक्यूल का साइज स्मॉलर होता है. देखिए इमेज में ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है. प्लांट सेल में देखिए इस चीज़ को इन्होंने मैग्नीफाई करके दिखाया है. प्लांट सेल में क्या है? सेल मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है. लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है. वैक्यूल की हम बात कर रहे थे, तो वैक्यूल देखिए प्लांट सेल में कितना बड़ा है. ये देखिए अनियन सेल को जो देखा गया था, इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, खाली सा ब्लैंक, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये वैक्यूल है. जबकि एनिमल सेल में देखिए जो हमारे चीक सेल्स को ऑब्जर्व किया गया था, इसमें देखिए छोटे छोटे ये ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं ना, ये हैं वैक्यूल्स. प्लास्टिड्स क्या होते हैं? दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. सो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. तो अभी हम ये अनियन सेल की बात कर रहे हैं. देखिए प्लांट सेल जो होता है उसमें प्लास्टिड्स भी होते हैं. प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये देखिए आपको ग्रीन कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये डिफरेंट कलर के हैं, कुछ ये ऑरेंज हैं, है ना, कुछ ग्रीन है. तो ये सारे क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं. अब ये ग्रीन कलर के हैं तो ये क्या कर रहे हैं? ये प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना. इनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये क्लोरोफिल में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं. इसी तरीके से क्रोमोप्लास्ट होता है. क्रोमोप्लास्ट जो है वो फ्रूट्स को कलर देता है. जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं. क्रोमोप्लास्ट का क्या मतलब है? ये और डिफरेंट कलर के होते हैं जो कि फ्रूट्स को, प्लांट में जो फ्रूट्स होते हैं उनको, फ्लावर्स होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरीके के और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, इनको हम कहते हैं प्लास्टिड्स. अब प्लास्टिड्स के कोई 2 एग्जाम्पल्स अगर आपसे पूछता है तो वन इज क्लोरोप्लास्ट, द अदर वन इज क्रोमोप्लास्ट. नाउ कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल हमने अभी डिस्कस किया है. यहाँ पे एक टेबल दिया गया है. टेबल में आपको मेंशन करना है कि कौन सी चीज़ प्लांट सेल में होती है और कौन सी चीज़ एनिमल सेल में होती है. तो सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन.
सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट 2 एक्सेप्शंस थे। क्या था एक एक्सेप्शन? बैक्टीरिया और दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो इन 2 के अलावा सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म सब में होते हैं प्रेजेंट, है ना, दोनों में ही जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं। प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। एंड वैक्यूल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, बस साइज़ का डिफरेंस होता है। प्लांट सेल में लार्जर इन साइज़ होते हैं और एनिमल सेल में स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। तो अब हमने इस चैप्टर को कंप्लीट फिनिश कर लिया है। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की लिंक ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, आप पहले वो एक्सप्लेनेशन वहाँ से देखिए और उसके बाद कॉन्टिन्यूएशन में ये वीडियो देखिए, तो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।